हाँ जी, तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है बैटरीज। तो बैटरीज या सेल्स भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोल देते हैं हम? बैटरीज। इतना 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यहाँ कौन से वाले सेल्स की बात कर रहे हैं हम? यहाँ हम बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल्स की बात कर रहे हैं। गैल्वेनिक सेल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हमने पढ़े हैं, उनके कॉम्बिनेशन को ही आप क्या बोलते हो? बैटरीज बोलते हो। ठीक है। तो बैटरीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या गैल्वेनिक सेल्स दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ कुछ सर्टेन केमिकल्स होंगे जिनके बीच में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा, उससे बनने वाली एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, उसी से ये सेल काम करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल जो पढ़ा है बेसिकली वही है आपने इस चैप्टर में, वही बैटरीज है। अब बैटरीज अलग अलग टाइप की होती हैं, कमर्शियली जो यूज़ की जाती हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर, उन बैटरीज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, हमने सेल पढ़ लिया, उससे बैटरीज कैसे बनती हैं वो पढ़ रहे हैं। तो बैटरीज जो है वो बेसिकली दो टाइप की हो सकती हैं, प्राइमरी बैटरीज या सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बेसिकली है जो रिचार्ज नहीं हो सकती, वन टाइम यूज बैटरी होती है, कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। ठीक है, ऐसी बैटरी जिसे रिचार्ज नहीं कर सकते। और जिसको रिचार्ज कर सकते हो वो क्या है? वो सेकेंडरी बैटरी, कैन बी रिचार्ज। सिंपल सा तो ये है, कैन नॉट बी रिचार्ज और कैन बी रिचार्ज। कैन नॉट बी रिचार्ज प्राइमरी बैटरीज में जो एग्जांपल हमें करने हैं, वो हमें करना है पहला ड्राई सेल, ठीक है, मर्क्यूरी सेल। ये दो एग्जांपल हमें दे रखे हैं एनसीईआरटी में प्राइमरी बैटरीज के, ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। ड्राई सेल का दूसरा नाम भी होता है लेक्लांश सेल, वो हम आगे पढ़ेंगे। और कैन नॉट बी रिचार्ज जो बैटरीज हमें रिचार्जेबल दे रखी हैं वो तीन दे रखी हैं। कौन कौन सी तीन दे रखी हैं? एक दे रखी है लेड स्टोरेज बैटरी, से लेड एसिड बैटरी भी बोला जाता है, लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एसिड बैटरी भी बोला जाता है। और दूसरी हमें दे रखी है निकल कैडमियम सेल या निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम सेल। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा फ्यूल सेल, फ्यूल सेल। ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें से, वैसे तो निकल कैडमियम सेल को छोड़ के बाकी सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करूं तो ड्राई सेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसके अंदर, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल, ये तीन इम्पॉर्टेंट है। इनमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी है, जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आई है। ठीक है। तो फिलहाल खैर शुरुआत हम करेंगे प्राइमरी सेल से, जिसके अंदर सबसे पहला सेल हम ड्राई सेल या लेक्लांश सेल जिसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राई सेल या फिर लेक्लांश सेल। ठीक है, दोनों नाम याद रखना, दोनों ही पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपसे। कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा सेल पूछा है। कई बार ड्राई सेल आपको याद रखता है, लेक्लांश सेल जो वर्ड है आप भूल जाते हो, क्वेश्चन पूछा लेक्लांश सेल क्या होता है या उसके क्या रिएक्शंस होते हैं आपको याद नहीं आता। ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझो इसका क्या है। इसके अंदर बेसिकली एक ग्रेफाइट की रॉड है, एक रॉड है ग्रेफाइट की जिसे हम कैथोड बनाएंगे। ठीक है। और इस ग्रेफाइट की रॉड के अराउंड एक कंटेनर है। ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड के अराउंड बेटा एक कंटेनर है, जो रॉड एक तरफ से तो उससे बाहर निकल रही होगी थोड़ी सी और एक तरफ से अंदर ही होगी। ये कंटेनर जिंक का बना हुआ है, और इस कंटेनर और रॉड के बीच में जो कंटेंट भरा हुआ है वो है इलेक्ट्रोलाइट, जो कि मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन, बेसिकली ग्रेफाइट पाउडर का या कार्बन पाउडर का मिक्सचर। तो मैं आपको तीनों चीज़ों के नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने बीच सेंटर में वाइट कलर की रॉड बनाई, इज व्हाट वी कॉल अ ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड विच एक्ट्स एज कैथोड। और कैथोड है क्या? पॉजिटिवली। ठीक है, कैथोड का काम करेगी और ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। जो हमारा बाहर मैंने डार्क ब्लू कलर का कंटेनर बनाया है, ये ब्लू कलर का जो कंटेनर बनाया है, दिस कंटेनर, ये बाहर सराउंडिंग है, इसे कहते हैं जिंक कंटेनर, के अंदर ही होता है सब कुछ, कंटेनर। ठीक है।
ये एनोड का काम करेगा, जैसे कि आपको पता है। के बाद जब बीच में ये मैंने येलो कलर से शेड किया हुआ है, दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, एंड इट इज़ अ पेस्ट ऑफ, एक पेस्ट, मॉइस्ट पेस्ट होता है बेसिकली, ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन पाउडर, पाउडर्ड कार्बन का पेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट। डायग्राम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। मटेरियल बेसिकली इसको याद रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन मेकिंग द डायग्राम। ठीक है, अब ये समझिए रिएक्शन कैसे होता है। इसमें याद दूसरी चीज़ आपको करनी होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है। ठीक है, तो हम एनोड का रिएक्शन लिखते हैं पहले, एट एनोड का रिएक्शन। एनोड जो है हमारी वो है जिंक का कंटेनर। ठीक है, ये बेसिकली वही सेल है, ड्राई सेल, जो नॉर्मल सेल आपके क्लॉक्स में या टॉयज में डलते हैं। अभी उस सेल को जब पुराना हो जाए, वो काम का ना हो, आपके वेस्ट हो जाए, तो उसके ऊपर होता है ना जो कवरिंग चढ़ी होती है, बेसिकली उसको ब्लेड से काट देना, नाइफ से या ब्लेड से, फिर उसे खोल के देखना, ग्रे कलर का कंटेनर निकले। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी देखा भी हो। वो जो जिंक का ग्रे कलर का कंटेनर निकल रहा है, वो जिंक का कंटेनर है और वो एनोड का काम कर रहा है। और जिस तरफ से सेल उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा उसका कैप होता है जहाँ पे, वो उभरे हुए हिस्से में उसको भी अगर कैप को हटा दोगे तो वहां से निकलेगा ग्रेफाइट की एक रॉड, ब्लैक कलर की एक रॉड निकलेगी, अगर आपने पूरा सेल फाड़ दिया तो। आइडियली वैसे आपको फाड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज सेल में आग लग सकती है फाड़ते वक्त। तो इसीलिए कभी भी कहीं मान लो उसमें बैटरी हुई, पुराना डेड सेल है बहुत, जिसमें बिल्कुल जान नहीं है, बहुत पुराना है, तो मोस्ट लाइकली वो नहीं जलेगा, बट फिर भी आई वुड एडवाइज यू नॉट टू ट्राई दैट एट होम। ठीक है, कहीं मेरी वीडियो देखकर या मेरा लेक्चर सुन के तुमने किसी सेल को फाड़ दिया छुरी से और तुम्हारा वो फट गया मुंह के अंदर, कपड़े वपड़े जल गए, तुम्हारे कुछ इंसिडेंट हो गया, तो मेरे पे नाम आ जाएगा। इसलिए इट इज़ एडवाइज नॉट टू टेक इट अपार्ट। ठीक है, उसको प्रोफेशनल सी टेक अपार्ट करते हैं। ज़्यादातर पुराने सेल नहीं फटते, बट ये कोई गारंटी नहीं, नेवर नो कि उसके अंदर चार्ज बाकी है या नहीं है। ठीक है, एनीवेज, तो एनोड एनोड जो है हमारी जिंक की बनी हुई है। क्या रिएक्शन होगा, तो जिंक की एनोड है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और जिंक 2+ आयंस बना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेटा निकल के ये कब बनाएगी, जब इसे किसी वायर से कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएंगे और जो जिंक के आयंस होंगे वो पेस्ट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट बनाया है उसके अंदर चले जाएंगे। एट कैथोड क्या रिएक्शन होगा, ये ज़रा ध्यान से समझ, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैथोड में क्या होता है, तो कैथोड के रिएक्शन के लिए आपको ये समझना है, कैथोड में MnO2 का रिडक्शन होगा। ठीक है, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो गया जिंक का। ठीक है, और कैथोड पे जो मैंगनीज डाइऑक्साइड पेस्ट डाला था ना अपने इलेक्ट्रोलाइट का, उसका रिडक्शन होगा यूजिंग अमोनिया। तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर MnO2 और अमोनियम क्लोराइड का जो पेस्ट डाला था, कि वो रिएक्ट करेंगे, और यहाँ रिडक्शन जगह नहीं, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, MnO2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा M, ऐसे करके लिख देते। अब फिर मैंगनीज के एक तरफ डबल बॉन्ड। ठीक है, मैंगनीज जो है वो +4 ऑक्सीडेशन, और अमोनियम आयन जो है वो अमोनियम आते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे, मैंगनीज जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में आ गया। यहाँ पे चेक करोगे, एक्स मानोगे इसे, ये -20 हो जाएगा। मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और यहाँ चेक करोगे ऑक्सीजन -2, ये +2, ये -1, ये +1, तो यहाँ पे मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। +4 से +3 हुई है, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। बट आपको पता है ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होने, इतने इलेक्ट्रॉन लूज हुए गेन होनी चाहिए, तो ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली व्हाट विल हैपन, जाएगा 2 अमोनियम, जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एनोड और कैथोड का रिएक्शन अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए बेसिकली इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि कैंसिल इलेक्ट्रॉन और कुछ ऊपर या नीचे कैंसिल नहीं। फाइनल इक्वेशन में क्या बचा, जिंक बचा इसमें एनोड हाफ में, रिडक्शन वाले पार्ट में क्या बचा कैथोड पर, Mn2 अमोनिया, राइट साइड पे क्या बचा आपका जिंक 2+ ऑक्सीडाइज हो गया जिंक प्लस बना दिया। और ये MnO2 जो था इसको फिर से ऐसे ही लिख देता हूँ, ये होता है ब्रैकेट में और साथ में मॉलिक्यूल्स, ये आपका ओवरऑल सेल रिएक्ट, ठीक है। नाउ अब इसमें कुछ पॉइंट्स देखोगे आप, हाँ जो इम्पोर्टेंट है याद रखने हैं आपको ये पॉइंट। इसमें याद क्या करना है आपको, याद ये रखना है कि एनोड किसकी बनी है, एनोड बनी है जिंक की, कैथोड बनी है ग्रेफाइट की, ठीक है, जो रिएक्शन सरफेस प्रोवाइड कर रही है बस। इलेक्ट्रोलाइट है पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन पाउडर, ठीक है। एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पे मैंगनीज डाइऑक्साइड या मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसमें याद ये रखना है कि सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.5 वोल्ट है, लेकिन ये पोटेंशियल डिक्रीज होता है ओवर टाइम बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ, तो इसलिए पोटेंशियल भी डिक्रीज होता जाएगा। अब क्यों, ये देखो ये रहे अमोनियम आयंस, इनकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी तो पोटेंशियल कम होगा। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ क्यों कम होगा, ये समझो। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन तुम्हें अगर याद है तो उस इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये पोटेंशियल कम क्यों होगा। इक्वेशन क्या होती है, सेल इक्वल्स टू नॉट सेल, ई नॉट सेल एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है तो इस सेल के लिए भी फिक्स्ड होगी, -0.059 n लॉग प्रोडक्ट में जो आयन है, आप प्रोडक्ट में आप देखो सिर्फ एक ही आयन दिख रहा है आपको, जिंक आयन, ठीक है। इस जिंक आयन की कौन जाएगी, क्योंकि ये लिक्विड, ये सॉलिड सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी, ये लिक्विड स्टेट, ठीक है। जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, और डिनोमिनेटर में आपको कौन सा आयन दिखाई दे रहा है, अमोनिया, ये अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन पावर 2 कोएफिशिएंट, ठीक है। नाउ यू सी टाइम के साथ जैसे जैसे अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, डिनोमिनेटर कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये डिनोमिनेटर कम होगा बेटा तो ये जो वैल्यू है ओवरऑल ये इंक्रीज होगी, और ये वैल्यू इंक्रीज होगी, ये सब्ट्रैक्ट हो रही है ई नॉट सेल में से, ई नॉट सेल में से सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर है वो बड़ा होता जाएगा, ई नॉट सेल में से बड़ा 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 नंबर सब्ट्रैक्ट होता जाएगा जब तक ई नॉट सेल के बराबर नहीं हो जाता। इवेंचुअली ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, ये बढ़ रहा है अमोनियम आयन, अमोनियम आयन के बढ़ने की वजह से, सॉरी बढ़ने की नहीं, अमोनियम आयन घट रहा है टाइम के साथ, डिक्रीज हो रहा है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ई नॉट सेल में से सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से सेल पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज 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 होता जाएगा और इवेंचुअली जीरो हो जाएगा। जो सेल होते हैं ये पेंसिल सेल या ड्राई सेल जिन्हें आप बोल रहे हो, ये ड्राई सेल आपने देखा होगा टाइम के साथ वीक होते जाते हैं। कभी आपने बचपन में टॉय कार चलाई होगी कोई सी भी, या कोई हेलीकॉप्टर या कुछ भी ऐसा, आपने देखा होगा जब नया सेल डालो तो बहुत तेज भागता है, और जैसे ही उस सेल को वीक थोड़ा दिन हो जाते हैं, 1-2 दिन बाद ही अगर आप ज़्यादा चलाओगे तो वो स्लो चलने लगता है, और स्लो चलते चलते इवेंचुअली वो बिल्कुल डेड हो जाता है। तो ये सेल ऐसा नहीं है कि एकदम से डेड होता है, ये धीरे धीरे डेड होता है, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है धीरे धीरे कम होता है। की सेल की वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे अमोनियम आयन कंज्यूम होते जाते हैं, अमोनियम आयन कंज्यूम होते जाएंगे, सेल का पोटेंशियल डिक्रीज होता जाए, ठीक है। तो एज द concentration of NH4 plus decreases, cell also, ठीक है, ये घटेगा, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वजह से ई सेल डिक्रीज हो, ठीक है। तो ये सेल ओवर टाइम वीक होता जाता है धीरे धीरे धीरे, ठीक।
लास्ट में इस सेल को रिचार्ज क्यों नहीं किया जा सकता, इस पे क्वेश्चन आता है। तो ये पूछा है, देखो, द सेल कैन नॉट बी रिचार्ज बिकॉज अमोनिया फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद जिंक आयंस। क्या हो रहा है, रिचार्ज करने के लिए बेटा हमें सेल रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ता है। रिचार्ज करने के लिए हमें सेल रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ता है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो दो चीजें बन रही है ना, ये दीज टू थिंग्स, जिंक आयंस और अमोनिया, ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जब ये दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देंगे, वो कॉम्प्लेक्स वापस टूटेगा नहीं, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। इसीलिए सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते। किसी भी सेल को रिचार्ज करना होता है तो बेसिकली क्या होता है, जो रिएक्शन फॉरवर्ड में गया है, इलेक्ट्रिसिटी लगा के उसी को बैकवर्ड में ले जाओ। तो जो चीज़ें अगर सारी के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे तो वो बैकवर्ड जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट अगर आपस में रिएक्ट करके कोई और दूसरी चीज़ बना दें, जैसे यहाँ पर बना रहे हैं, जिंक आयन और अमोनिया मिलके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाता। रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाता तो इसका मतलब सेल को रिचार्ज भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप इतना हमें क्लियर है। ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स का आप चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, हालांकि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं। ZnH6, ठीक है। और इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हो, देयरफॉर द सेल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सेल रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर पाओगे इस वजह से, और सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगा तो इसी वजह से सेल रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा। तो ये था ड्राई सेल। आई होप ड्राई सेल हमें 100% क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगला, इसका यूजेस आपको पता ही है, यूजेस क्या होते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन टॉयज, क्लॉक्स, ठीक है, रिमोट सेल्स, बैटरी, क्या कहते हैं, एसी टीवी रिमोट्स जो भी होते हैं, इन सब में यूज़ किया जाता है। तो सेल्स की यूजेस में कोई ऐसा खास चीज़ नहीं है। अगला जो सेल हमें पढ़ना है प्राइमरी सेल में ही, वो क्या है भाई, मर्क्यूरी सेल, ठीक है। तो मर्क्यूरी सेल भी ऐसा सेल है जिसे रिचार्ज नहीं कर सकते, ये भी प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आता है। तो इसका पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, किस तरीके से होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको मर्क्यूरी सेल को वैसे हम बटन सेल भी कहते हैं। ये जैसे बटन्स होते हैं ऐसा दिखाई देता है, बटन सेल लैंग्वेज में। अब कैसा होता है इसका, ये मैं फाइट फॉर्म में, एक साइड इसकी फ्लैट होती है, एक साइड थोड़ी उभरी हुई होती है। तो जो उभरी हुई साइड है बेसिकली ऊपर वाली, वो एनोड का काम करती है, और नीचे वाला जो सरफेस होता है कैथोड, फ्लैट वाला सरफेस, तो उस पर आप देखना भी साइन लगा होगा, एनोड वाले पॉजिटिव, इस वाले साइड पे क्या कहते हैं, नेगेटिव साइन लगा होगा, उभरा हुआ पार्ट होता है पे नेगेटिव साइन होगा, और कैथोड फ्लैट वाली साइड पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो एनोड जो है इसके अंदर बनी हुई है जिंक एंड मर्क्यूरी का अलॉय, ZnHg अमलगम। अगर आपको याद हो, मर्क्यूरी के साथ किसी भी मेटल को मिक्स कर दो तो उसे अमलगम कहते हैं, ठीक है ना। तो जिंक मर्क्यूरी अमलगम का बना होता है एनोड, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन का बना होता है कैथोड, ठीक है। अच्छा, कैथोड और एनोड के बीच में एक पोरस पेपर बना होता, पेपर होता है यहाँ पे बेसिकली, एक पेपर होगा ऐसे करके, एक पोरस पेपर है। पोरस मतलब जिसके अंदर पोर्स हो, छोटे पोरस पेपर सोक्ड इन KOH, KOH या NaOH यूज कर सकते हैं। पोटेशियम, कोई भी मेटल, कोई भी एल्कली जो होता है, एल्कली में सोक, किसी बेस में सोक किया हुआ पेपर, यानी KOH का सोल्यूशन बनाया, एक पेपर लिया, उसके अंदर उसे डुबा दिया और फिर निकाल के सुखा लिया पेपर, वो बेसिकली सोक्ड पेपर है, सुखाया भी नहीं, अगर गीला भी यूज़ करेंगे। और दो मेटल की लेयर्स के बीच में एक जिंक मर्क्यूरी का अमलगम बनाया, और एक मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का मिक्सर बनाया, दोनों के बीच में वो पोरस पेपर लगा दिया और ऊपर से कंटेनर बंद कर दिया, तो ये बन गया मर्क्यूरी सेल, ठीक है। अब मर्क्यूरी सेल बेटा काम कैसे करता है, एनोड कैथोड पे क्या रिएक्शन होते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो एट एनोड रिएक्शन देख, अच्छा ये बाय द वे इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो है ये एनोड कैथोड हो गई, और ये पोरस पेपर सोक्ड इन KOH, यही आपका इलेक्ट्रोलाइट।
ये क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि मर्क्यूरी सेल में एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो एनोड कैथोड के रिएक्शन समझिए पहले। एट एनोड क्या रिएक्शन होता है ये समझते हैं। एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है या जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है वो समझ। जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर बेटा जिंक ऑक्साइड बना, Zn जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है, ZnO बना देता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 से +2 रहा है, तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से प्लस रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक्वस पेपर KOH में डाला यानी बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन कराना है, क्योंकि KOH आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 OH माइनस लगा दूंगा बेसिक मीडियम। और 2 OH माइनस में क्योंकि देखो 2 हाइड्रोजन आ गए, तो बैलेंस करने के लिए एक H2, 2 हाइड्रोजन एक H2, ऑटोमेटिकली इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे भी एक ये रहा एक ये रहा, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एक जिंक। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई एनोड की। अब आप रिएक्शन देखेंगे एट कैथोड क्या होता है, तो कैथोड पर रिडक्शन होगा, जाहिर बात है। AOCR आपको सिखाया था, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो कैथोड पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड रिड्यूस होकर इलेक्ट्रॉन गेन करके मर्क्यूरी बनाएगा, तो यहाँ पर ये +2 से ऑक्सीडेशन जा रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे। एंड अगेन ये आपका बेसिक मीडियम में है, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 OH माइनस आ जाएंगे, और 2 OH माइनस को बैलेंस करने के यहाँ पर H2 आ जाएगा 1। ठीक है, चार्ज देखो बैलेंस हो गया, वही चीज़ करिए जो ऊपर करी। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ 2 OH माइनस लगाया राइट साइड पे, ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे 2 H2। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको ओवरऑल सेल रिएक्शन मिल जाएगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने से पहले आप देखो क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल कैंसिल हो रही हैं। आप देखेंगे कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, H2O से H2O कैंसिल हो रहा है, लेफ्ट पे एक H2O राइट पे एक H2O, 2 OH माइनस से 2 OH माइनस, सभी कुछ कैंसिल हो रहा है इसके अंदर। मेन सिर्फ क्या क्या बच रहा है देखो, लेफ्ट साइड पे जिंक बचा और कैथोड वाले साइड में मर्क्यूरिक ऑक्साइड बचा। ठीक है, और इसके अंदर राइट साइड पे जिंक ऑक्साइड बचा और मर्क्यूरी बचा। आप देखोगे पूरी रिएक्शन में कोई आयन बचा ही नहीं। ओवरऑल सेल रिएक्शन देखोगे तो इसमें कोई आयन बचा ही नहीं। ठीक है, जो भी चीजें हैं सॉलिड है। अगर मैं इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल तो फिक्स्ड है ही, -0.059 लॉग अपॉन में n, सॉरी अपॉन में n लॉग लॉग प्रोडक्ट में भी कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, आयन, सॉलिड है सिर्फ 1 आएगा, और रिएक्टेंट में भी सिर्फ सॉलिड्स हैं तो 1 आएगा। तो log 1 बेटा 0 होता है। log 1 अगर 0 होता है तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई ना, ई नॉट सेल -0 हो गया। तो ई सेल बेसिकली तुम्हारा किसके बराबर आ गया, तुम्हारा ई सेल, 0 तो हटा ही दो, क्या मतलब है उसको लगाने का, ई सेल ई नॉट सेल के बराबर आ गया। और ई नॉट सेल तो कांस्टेंट होता है ना, चेंज होता ही नहीं है, ई नॉट सेल तो फिक्स्ड है। यानी इस सेल का पोटेंशियल थ्रू आउट लाइफ सेम रहता है। ये ऐसा सेल है जिसका पोटेंशियल इसकी थ्रू आउट लाइफ चेंज होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेशन में कोई आयन इन्वॉल्व्ड नहीं है। कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है तो उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस सेल का जो पोटेंशियल है बेटा वो 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस वाले से थोड़ा कम है, उसका 1.5 वोल्ट था, इसका 1.35 वोल्ट है। द सेल गिव्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ क्यों? बिकॉज द सेल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस, के अंदर कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं है whose concentration can change। कोई सा भी आयन नहीं है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सके, इसी वजह से इस सेल का जो पोटेंशियल है वो थ्रू आउट लाइफ सेम रहता है।
ठीक है, तो ये था मर्क्यूरी सेल। आई होप मर्क्यूरी सेल हमें क्लियर है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। अब हम आ गए बेटा सेकेंडरी सेल्स पे। सेकेंडरी, अच्छा मर्क्यूरी सेल का बाय द वे इसके यूजेस में अगर आप लिखोगे, यहाँ यूजेस लिख देता हूँ मैं छोटे से। यूजेस क्या आ जाएंगे, वॉचेस में यूज किया जाता है बटन सेल को, है ना। वॉचेस में यूज किया जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है, जैसे कि हियरिंग एड्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट, हियरिंग एड्स, मेडिकल इक्विपमेंट कौन से, जैसे वो आता है क्या कहते हैं, ब्लड ब्लड ऑक्सीजन मीटर आता है, ग्लूकोमीटर आता है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को ग्लूकोज मेजर करना होता है अपना, तो ग्लूकोमीटर में यूज़ किया जाता है। और ब्लड ऑक्सीजन का मीटर जो आता है, क्या कहते हैं उसे, ग्लूकोमीटर, क्या नाम क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन मीटर ही होता है आई थिंक, या तो नाम भूल रहा हूँ मे बी। हियरिंग एड्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहले जो है वो पेस मेकर्स में भी यूज़ किया जाता था। पेस मेकर्स, हार्ट के अंदर जो आर्टिफिशियल बीट्स प्रोवाइड करने के लिए डिवाइस लगाई जाती है, पेस मेकर्स, उसमें भी यूज़ किया जाता था। अब तो लिथियम आयन बैटरी यूज़ करते हैं उसके अंदर। ठीक है, पहले पेस मेकर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता था। सही है, लिथियम आयन बैटरी कौन सी, फ़ोन वाली जो बैटरी होती है वही यूज़ करते हैं आज। वैसे तो बहुत सारी जगह पे अब लिथियम आयन बैटरीज ही यूज़ होने लगी हैं। ठीक है, जैसे अब हियरिंग एड्स के अंदर भी कई जगह पे लिथियम आयन, बहुत एक्सपेंसिव हियरिंग एड्स में उसमें लिथियम आयन बैटरीज ही यूज। ठीक है, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट भी ऐसे आ गए हैं, ग्लूकोमीटर जो टाइप सी केबल से रिचार्ज हो जाते हैं, तो उसमें भी लिथियम आयन बैटरी यूज। तो अब इन सेल्स का यूज़ थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी पहले उतनी सक्सेसफुल और उतनी एफिशिएंट नहीं थी, और डेंजरस भी थी, फट जाती थी बहुत आसानी से। अब थोड़ी सेफ हो गई हैं, तो अब ज़्यादातर जगह पे लिथियम आयन बैटरी यूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली लिथियम आयन बैटरी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो तो खैर हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इंटरनेट पे बहुत इजी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको अगर आप कभी जानना चाहोगे कैसे काम। एनीवेज, सेकेंडरी बैटरी शुरू हो गई है, प्राइमरी बैटरीज हो गई हमारी, सेकेंडरी बैटरीज कौन सी बैटरीज हैं, जिनको रिचार्ज किया जा सकता है। सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में यूज कर रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट पास करोगे, हायर वोल्टेज पास करोगे, जितना वोल्टेज उस सेल का है, सेल क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। रिचार्ज करते वक्त बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। जब एक सेल को रिचार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको हम लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं। लेड एसिड बैटरी, ये कौन सी बैटरीज हैं, बेसिकली जो आपके घर में इन्वर्टर्स होते हैं उसमें होती हैं, या आपकी कार या बाइक्स में या स्कूटीज में जो बैटरी होती है, वो वाली बैटरीज हैं लेड एसिड बैटरी। ठीक है, नाम अभी केमिकल कॉम्बिनेशन देख के समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें लेड और एसिड दोनों चीज़, मेनली लेड से बनी है और इसका इलेक्ट्रोलाइट एसिड है। तो अब एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, लेकिन उसी डायग्राम को अगर मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके बनाऊँ तो बेसिकली एक लेड एसिड बैटरी क्या है, एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड भर रखा है 38%। 38% कौन का, H2SO4 भर रखा। ये 38% H2SO4 हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर इसके अंदर कैथोड और एनोड हैं ऑल्टरनेटिंग। कैथोड और एनोड हैं ऑल्टरनेटिंग का मतलब है इसका, इसके अंदर रॉड्स डिप्ड हैं। बना देता हूँ फिर समझाता हूँ क्या। के अंदर रॉड्स हैं, या रॉड्स नहीं प्लेट्स बोल लो, प्लेट्स इज द मोर करेक्ट टर्म। प्लेट्स हैं, ये देखने में तुम्हें रॉड्स जैसी लग रही होंगी, बट एक्चुअली ये प्लेट्स हैं। ऑल्टरनेटिंग प्लेट है, ग्रीन प्लेट मान लो एनोड है, पिंक प्लेट जो बना रहा हूँ ये पिंक या पर्पल वॉट, ये कैथोड। एक एनोड की प्लेट और एक कैथोड की, ऐसे ऑल्टरनेटिंग प्लेट्स होती हैं, कैथोड एनोड, और जो सोल्यूशन भरा हुआ है इस पूरे के अंदर वो बना हुआ है 38% सल्फ्यूरिक एसिड, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करे। ठीक है, अब जो एनोड कैथोड है वो क्या क्या है, एनोड क्या है और कैथोड क्या है, तो एनोड जो है हमारी वो है लेड। ठीक है, एनोड जो है वो है बेटा लेड, और कैथोड है लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो एनोड है लेड और कैथोड है लेड ऑक्साइड। ठीक है,
मान लो ग्रीन वाली ऑरेंज वाली प्लेट को मैं मान लेता हूँ कैथोड, यानी पॉजिटिवली चार्ज। ये बनी होगी लेड ऑक्साइड की, PO की, ठीक है। और जो मैंने ग्रीन वाली प्लेट बनाई है सारी, उनको मान लेता हूँ एनोड, नेगेटिवली चार्ज, और ये बनी होगी लेड की, ठीक है। अब प्रॉपरली देखो तो ऐसे लिखा हुआ है, लेड प्लेट्स फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड, ठीक है। एनोड को लिख रखा है लेड प्लेट्स फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड, बेसिकली लेड की प्लेट्स है और उसके अंदर स्पॉन्जी लेड, क्या पाउडर्ड फॉर्म में लेड फिल हुआ है। और इसको कैथोड को लिखा हुआ है, ये भी लेड प्लेट्स है फिल्ड विद लेड ऑक्साइड। सिंपल वर्ड्स में अगर करें तो एनोड लेड है और कैथोड क्या है, लेड ऑक्साइड है, ठीक है। अब इनके बीच में रिएक्शन देखिए कैसे होगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो एनोड, अभी आपको एनोड कैथोड पता लग गई। एनोड है लेड, कैथोड है लेड ऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट है 38% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगा वो समझिएगा। तो एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन, सब एनोड पे ऑक्सीडेशन, लेड है और सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड कर दे। क्या होगा, जो लेड है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लेड 2+ बना दे। और सल्फेट आयन ऑलरेडी था, सल्फेट आयन के 2- करके बेसिकली लेड सल्फेट बन जाए। Pb2+ और SO4 2- कंबाइन करके क्या बना देंगे, PbSO4, और Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए वो ये आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया एनोड का रिएक्शन। अब कैथोड पे देखो क्या हो, कैथोड पे होना है रिडक्शन, और कैथोड बनी किसकी है, लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन कैसे होगा वो भी देखो, PbO। लेड ऑक्साइड के रिडक्शन में PO2, अच्छा सॉरी मैंने Pb लिख दिया गलती से, PO2 नॉट कैथोड, PbO2 था लेड ऑक्साइड। तो PbO2 जो है वो भी सल्फेट आयन से रिएक्ट करेगा और H+ आयन से, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो ये वही 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। अब PbO2 में आप देखो जो लेड है ना वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर आप निकालोगे लेड का X मान लो, ऑक्सीजन -2 होता है, -2 का 4 = 0, X आ गया +4। बेसिकली लेड यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, याद रखना, ठीक है। अगर मैं इसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा के रिड्यूस करा दूं, लेड को गेन करा के रिड्यूस करा दूं, तो ये Pb2+ बन जाएगा और फिर ये सल्फेट आयन से कंबाइन, और ये भी क्या बना देगा, P, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपको देखो चार्ज कितना है यहाँ पर 2- और 2 इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के 4, 4+ चार्ज हो, 4- चार्ज हो गया, और एसिडिक मीडियम है। तो 4- चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4 H+ आयंस डालने पड़ेंगे। कितने H+ आयन डालने पड़ेंगे, 4 H+ आयंस डालने पड़ेंगे, 4 H+ आयन। और 4 H+ आयंस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उधर की तरफ 2 H2O, H2O। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। फाइनली अब आप देखोगे कैंसिल क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। ओवरऑल इक्वेशन लिखो, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो, ठीक है। ये इक्वेशन अगर समझ नहीं आई तो एक बार और देख लो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार और फिर से करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास लेड ऑक्साइड था, PO2 था, ठीक है, और सल्फेट आयंस तो है ही सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड की, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। Pb यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। 2+ में आते ही ये सल्फेट से कंबाइन करके PbSO4, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ 2- और 2- टोटल मिला के -4 चार्ज है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे एक भी नहीं है। तो 4- को बैलेंस करने के लिए 4 H+ डाल दूंगा मैं, ताकि चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। और जब 4 हाइड्रोजन आ गए तो 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 H2O,
ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई। अब अगर आप इसमें ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना चाहते हो तो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है ये देखो आप। कैंसिल हो रहे हैं ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन, वो होते ही हैं हमेशा। 2 इलेक्ट्रॉन उसके राइट साइड पे हैं, इसके लेफ्ट साइड पे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब ओवरऑल रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ पे आ गया लेड, ठीक है, और यहाँ आ गया लेड ऑक्साइड, ये 2 चीज़ें हैं यहाँ। अब सल्फेट देखो ज़रा ध्यान से, 2 सल्फेट है और 4 H+ है। 2 सल्फेट और 4 H+ मिलाकर 2 H2SO4 बन जाएंगे। देखो 2 H+ और 1 सल्फेट मिला के 1 H2SO4 बनेगा, बाकी बचे हुए 2 H+ और ये सल्फेट मिला के दूसरा H2SO। तो बेसिकली इन सबको मिलाकर 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड बन। ठीक है, और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। राइट साइड पे क्या आ गया, लेड सल्फेट। 2 बार है लेड सल्फेट, एनोड हाफ में भी है कैथोड है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ दोनों में। तो वाइस लगा दूंगा इस पे, फिर 2 लेड सल्फेट। और साथ में क्या है, साथ में 2H2O। तो ये बेसिकली आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन है किसमें, लेड स्टोरेज। अच्छा, दीज रिएक्शंस occur when the cell is getting during discharge। ठीक है, या फिर ऐसे लिख when a cell being, जब सेल को हम यूज कर रहे हैं उस टाइम पे ये रिएक्शन हो। ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, जब सेल यूज हो रहा है उस टाइम पे ये रिएक्शन हो रहे होते हैं। और जब हम सेल को रिचार्ज करेंगे तो क्या होगा, जब हम बेटा सेल को रिचार्ज करेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे, दोनों रिएक्शन उल्टे हो जाएंगे, एनोड वाला भी कैथोड वाला भी। लेकिन एक चीज है, जब रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो फिर वो एनोड का रिएक्शन थोड़ी बचेगा। अगर एनोड के रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थोड़ी होगा, फिर वो रिडक्शन हो जाएगा। तो एनोड वाले रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो उसे लिखोगे कैथोड पर, और कैथोड वाले को रिवर्स करके लिखोगे एनोड पर। खाली रिएक्शन रिवर्स नहीं करोगे, इलेक्ट्रोड भी चेंज हो जाएंगी, एनोड कैथोड बन जाएगी और कैथोड एनोड बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे यहीं लिखने की कोशिश करता हूँ, देखो पर आ जाएगा थोड़ा ठीक से। लेफ्ट साइड, तो ड्यूरिंग रिचार्ज, तो ड्यूरिंग रिचार्ज में एनोड पे कौन सा रिएक्शन आएगा, कैथोड वाला। एट एनोड आप सेम रिएक्शन जो कैथोड पे लिखा है वो लिखोगे, लेकिन रिवर्स करके। ठीक है, रिवर्स करके। कैथोड का रिएक्शन देखो मैं यहाँ लिखूंगा, ये वाला रिएक्शन मैं एरो डाल रहा हूँ, रिवर्स करके। रिवर्स मतलब लेफ्ट साइड राइट हो जाएगी, राइट वाली लेफ्ट हो जाएगी। PbSO4 और H2O जो था 2H2O वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। और राइट साइड पे PO2 प्लस सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H+, क्या आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और एट कैथोड, कैथोड में एनोड का रिएक्शन आएगा, ये ऊपर वाला रिएक्शन एनोड का आएगा रिवर्स करके वो भी। तो इसमें PbSO4 जो राइट पे था वो लेफ्ट पे आ जाएगा, PbSO4। और क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे राइट साइड पे, वो आ जाएंगे। और क्या आएगा, लेफ्ट वाला राइट पे Pb प्लस सल्फेट राइट पे आ जाएगा। और ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जो जो कैंसिल, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कैंसिल होते हैं, बाकी सब, मतलब बेसिकली ओवरऑल सेल रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दोगे सिंपली। में 2 PbSO4, 2 PbSO4 आ गया लेफ्ट, लेफ्ट पे, और 2H2O लेफ्ट पे आ गया। और राइट साइड पे क्या आ गया, Pb प्लस O2 प्लस H2।
तो बेसिकली सारे रिएक्शंस रिवर्स करके लिख देने, बस ये और ध्यान रखना है कि एनोड का रिएक्शन कैथोड पे रिवर्स करके लिखना है और कैथोड का रिएक्शन एनोड पे रिवर्स करके लिखना है। ठीक है, तो ये थी आपकी लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एसिड बैटरी भी इसे हम कह सकते हैं। इसके यूजेस क्या है? इसके यूजेस आपका लिख सकते हो होम इन्वर्टर्स, कार बैटरीज, स्कूटर बैटरीज। ठीक है, ये इसके यूजेस आ जाएंगे। तो आई होप इतना क्लियर है। यूजेस अपने आप लिख सकते हो आप। अब इस पे ना लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो क्वेश्चन कराता हूँ। आप ये नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो लास्ट ईयर इस पे एक न्यूमेरिकल आया था। ये था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड इन अ लेड स्टोरेज बैटरी। वो बोल रहा है अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो गया लेड स्टोरेज बैटरी में तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो ये तो मैं रिएक्शन से समझाता हूँ मैं। ओवरऑल रिएक्शन को देखो, ये कंज्यूम्ड वाले टेस्ट में यानी डिस्चार्ज के टाइम पे, डिस्चार्ज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। ठीक है, तो कितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है, जरा यहाँ ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। आप देखोगे 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होते हैं नॉर्मली रिएक्शन। ठीक है, 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होते हैं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जब बनते हैं या कंज्यूम होते हैं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी देख के रिएक्शन को कि व्हेन 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड। ठीक है, अब इसी बेसिस पे मैं आपका आंसर करा दूंगा इसका। तो हम यहाँ पर सेल रिएक्शन में लिख देता हूँ, जैसे P प्लस 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड और क्या बनता है 2PSO4 और 2H2। इस प्रोसेस में क्या था, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्या था, से PbSO4 बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे। ठीक है, और PbO2 से PbSO4 बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए थे। ये लिख दिया मैं। ठीक है, तो व्हेन 2 मोल ऑफ H2SO4 कंज्यूम then mole of electron are exchanged। ठीक है, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? अच्छा, पहले 2 मोल की जगह वैसे ये वो करते हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा है 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है। तो 1 मोल जब कंज्यूम होगा तो व्हेन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड कितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे? जाहिर बात है 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, आर एक्सचेंज या विल बी एक्सचेंज। तो जब 2 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होने से 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? आपको याद होगा, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे होता है। 1 फैराडे का मतलब 965964872 भी कूलम। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली प्रोड्यूस हो। ठीक है, ये बोल रहे हैं ना कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कितना चार्ज एक्सचेंज, कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। 2 मोल H2SO4 कंज्यूम होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन या 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ठीक है, जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, गेन और लॉस दोनों दो दो, दो का होता है। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गया, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे 3 फैराडे। बेसिकली 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है, और 1 फैराडे कितना होता है? 96487 कूलम। तो यही इसका आंसर। सॉर्ट ऑफ ये न्यूमेरिकल ऐसा था, ये मैंने लिखवा दिया था कि तुम्हें याद रहे। अदरवाइज इसको तुम मेंटली सॉल्व कर सकते हो, इसे दिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, लिखना भी नहीं था, मतलब इसे सॉल्व करके दिखाना भी नहीं था। 1 मार्क का क्वेश्चन था, अगर आप डायरेक्ट आंसर भी लिख दोगे कि when 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस, 1 फैराडे, और ब्रैकेट में ये भी लिख देना 96487 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस।
ठीक है, तो ये हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये भाई, इसके बाद जो अगला सेल है हमारा वो है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल क्या है? ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी सिलेबस में दे रखा है तो हमें करना ही है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल में देखो, इसका डायग्राम इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन इसमें निकल और कैडमियम एनोड बनी हुई है, एनोड बनी हुई है कैडमियम की, और कैथोड बनी हुई है निकल ऑक्साइड की, आईओ। और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो है प्लस पेपर सोक्ड KOH, पोरस पेपर सोक्ड इन KOH। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोलाइट। ये होता कैसे है बेसिकली, ये भी एक पेंसिल सेल की तरह होता है, बीच में ग्रेफाइट की रॉड होती है, ठीक है, जो बेसिकली कंडक्टर का काम करती है, बस इलेक्ट्रिसिटी। ये वैसा ही दिखता है जैसे ड्राई सेल दिखता है ना, पेंसिल सेल, वैसा ही दिखाई देता है। तो इसमें ना शीट के ऊपर शीट चढ़ाते हैं, पहले एक कैडमियम एनोड की शीट चढ़ाएंगे, फिर कैथोड की शीट, फिर एनोड की शीट चढ़ाएंगे, फिर कैथोड की। बेसिकली एक रॉड ली पहले तो, ये सब ठीक है, फिर उसके ऊपर एक एनोड की शीट चढ़ा दी, फिर उसके ऊपर एक कैथोड की शीट चढ़ा, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एनोड की शीट चढ़ाई, फिर उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोलाइट का पोरस पेपर चढ़ाया, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक कैथोड की शीट चढ़ाई, ठीक है, और फिर से एनोड की शीट चढ़ाई, फिर एनोड की शीट चढ़ाई, फिर उसके ऊपर फिर से पोरस पेपर चढ़ाया इलेक्ट्रोलाइट वाला, ठीक है, और फिर से एक कैथोड की शीट चढ़ाई। तो ये देखने में अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक बार समझाता हूँ क्या होता है बेसिकली। पहले लिया एक रॉड ग्रेफाइट की, ठीक है, सिंपल साइड सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। सबसे पहले तुमने उसके ऊपर एनोड चढ़ा दिया, एनोड यानी कैडमियम का एक बेसिकली कैडमियम का एक पतली सी शीट बनाई, वो चढ़ा दी, उसके ऊपर रैप कर दी। फिर उसके ऊपर तुमने चढ़ाया इलेक्ट्रोलाइट वाला पेपर चढ़ाया जिसमें KOH है। फिर उसके ऊपर तुमने निकल ऑक्साइड की एक शीट चढ़ा दी। फिर उसके बाद फिर से इलेक्ट्रोलाइट चढ़ाया, फिर एनोड, फिर इलेक्ट्रोलाइट, फिर कैथोड, फिर एनोड, फिर इलेक्ट्रोलाइट, फिर कैथोड। एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट लगाते जाओगे, एनोड कैथोड, और हर बार एनोड कैथोड के बीच में क्या लगता जाएगा, एक पोरस पेपर लगता जाएगा KOH का। ठीक है, तो ये ऐसे करके लेयर बाय लेयर। तो बेसिकली अगर इस सेल को काटोगे ना तो अंदर से पाउडर पेस्ट नहीं निकलेगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। तो पहले वाला सेल था ड्राई सेल, उसे काटोगे जिंक कंटेनर को तो अंदर से पेस्ट निकलेगा, पाउडर सा। इसको काटोगे तो क्या पड़ते, जैसे प्याज छीलते हो, प्याज के अंदर लेयर्स के ऊपर लेयर्स उखड़ती जाती हैं, इस सेल के अंदर यही होगा, लेयर के ऊपर लेयर उखड़ती जाएगी। एनोड की लेयर उखड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट उखड़ेगा, फिर कैथोड उखड़ेगी, फिर इलेक्ट्रोलाइट उखड़ेगा, फिर एनोड उखड़ेगी, फिर इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, फिर इलेक्ट्रोलाइट, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे करके लेयर्स के ऊपर लेयर्स उखड़ती जाएगी। अब इसमें रिएक्शन क्या होते हैं एनोड कैथोड के, वो देख लो। तो एट एनोड क्या रिएक्शन, एनोड किसकी बनी हुई है, एनोड बनी हुई है कैडमियम की। तो कैडमियम सिंपली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड, कैडमियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैडमियम 2+ बनाएगा, और हाइड्रोक्साइड से कंबाइन हो जाएगा कैडमियम दो इलेक्ट्रॉन इसने ठीक है, ये रिएक्शन हो गया एनोड में, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, कैडमियम 2+ बनाया, वो दो हाइड्रोक्साइड से कंबाइन हुआ कैडमियम हाइड्रोक्साइड। एट एनोड क्या रिएक्शन हो, सॉरी एनोड क्या, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो। तो कैथोड पे तुमने डाला है निकल ऑक्साइड NiO2। ये जो निकल ऑक्साइड है ये रिएक्ट करे, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, और ये बना देगा निकल ऑक्साइड से निकल हाइड्रोक्साइड, NiOH होल्ड। बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर तुम्हारे दो हाइड्रोक्साइड यहाँ, दो माइनस चार्ज है, बैलेंस करने के लिए दो हाइड्रोक्साइड आएंगे यहाँ, और फिर यहाँ पर बैलेंस कर दो हाइड्रोक्साइड, दो हाइड्रोक्साइड, चार हाइड्रो।
तो ये तुम्हारी बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या क्या कैंसिल हो रहा है अगर आप ओवरऑल सेल रिएक्शन देखो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 OH, ठीक है। फाइनली क्या बनकर आ रहा है इक्वेशन, कैडमियम बच रहा है, इस ऑक्साइड बच रहा है, H2 का है, और राइट साइड पे कैडमियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये था निकल कैडमियम सेल। कहाँ किया जाता है, यूज़ किया जाता है फोटोग्राफिक इक्विपमेंट। ज़्यादातर रिचार्जेबल सेल्स डलते हैं ना जिसके अंदर भी, जैसे ये माइक में लगाया हुआ हूँ अभी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये माइक के अंदर रिचार्जेबल सेल्स डलते हैं। तो ये रिचार्जेबल सेल जनरली निकल कैडमियम सेल्स होते हैं। तो माइक्स के अंदर, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स में जो कैमरा फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं उसके अंदर जो बैटरी डलती है, आजकल तो वो भी लिथियम आयन बैटरी आ रही है हाई एंड कैमरा में, लेकिन अभी भी जो कैमराज बहुत एक्सपेंसिव नहीं है उसके अंदर निकल कैडमियम सेल आते हैं। टॉर्चेस के अंदर आते हैं, कुछ कुछ टॉर्च में तो नॉर्मल नॉन रिचार्जेबल बैटरी डलती है, वही पेंसिल सेल ड्राई सेल, लेकिन कई सारे टॉर्चेस के अंदर वो वाली बैटरीज भी डलती हैं जो रिचार्ज हो जाती हैं। जो ट्रिमर्स आते हैं आपके, ट्रिमर्स, ठीक है, बियर्ड ट्रिमर्स, हेयर ट्रिमर्स, उसके अंदर भी ज़्यादातर निकल कैडमियम सेल यूज़ होते थे। अब कोई कहीं लिथियम आयन यूज़ हो रही है, कहीं पे निकल कैडमियम, दोनों तरीके के सेल यूज़ किए जाते। तो ये बेसिकली फ़ोन की जैसे बैटरी थी उसकी जगह पहले ये यूज़ होता था, अब फ़ोन में जो बैटरी होती है लिथियम आयन वही मैक्सिमम जगह पे यूज़ होती है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा निकल कैडमियम से। हाँ जी, तो ये था निकल कैडमियम सेल यूजेस बता दिए इसके, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स, फ्लैश लाइट्स, ठीक है, और क्या कहते हैं, माइक्स लिख सकते हो इसके अंदर, इन सब में यूज़ होता है। इसके बाद अगला जो हमारा सेल है वो है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल जैसे कि आप डेफिनेशन पढ़ पा रहे हो, सबसे पहले क्या है, अ सेल दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ अ फ्यूल, कंबस्शन ऑफ अ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, मीथेन, कोई से भी फ्यूल का कंबशन, कंबशन मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, किसी भी फ्यूल का रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन से, उस कंबशन के रिएक्शन की एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये ध्यान से समझना, ये थर्मल पावर प्लांट से अलग है बेटा, कंबशन उसमें भी करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोल का या किसी भी का कार्बन का कंबशन होता है, उससे जो CO2 बनता है, उस CO2 से जो हीट निकलती है, हीट का यूज करके तुम क्या बनाते हो, वाटर से स्टीम, हीट का यूज करके वाटर से स्टीम बनाते हो। वाटर से स्टीम बनाने के बाद स्टीम जो है वो टरबाइन को रोटेट करती है, रोटेट टरबाइन, और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, डायनामो लगा होता है उसके आगे, जनरेटर, जो कि उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, कंबस्शन से हीट इलेक्ट्रिसिटी बन रही है लेकिन इनडायरेक्टली बन रही है। अब मैं कंबस्शन से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाऊंगा, अब जैसे ये कंबस्शन है, इसी कंबस्शन में तुम्हें पता है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +4 हो गई और ऑक्सीजन की 0 से -2, तो कार्बन हो गया ऑक्सीडाइज, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो इलेक्ट्रॉन का जो गेन और लॉस है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह पे, इस इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस को ही तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अगर इसी गेन लॉस की एनर्जी को मैं डायरेक्टली बेसिकली कैप्चर कर लूँ, उसी को फ्यूल सेल बोलते हैं। तो मैं जला के जो हीट है उसको यूज नहीं कर रहा इसकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है कंबस्शन में, उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की एनर्जी को कैप्चर कर रहा हूँ, ये होता है फ्यूल। फर्क याद रखना, थर्मल पावर प्लांट में इसी कंबस्शन रिएक्शन की हीट को यूज करते हैं स्टीम बनाने के लिए और स्टीम से टरबाइन रोटेट करने के लिए। इस केस में हम जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, उस एनर्जी को कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसे फ्यूल सेल बोलते हैं। फिलहाल जो मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल है, जो मोस्ट बेनिफिशियल फ्यूल सेल है, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। कि कार्बन को अगर जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ना, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, पोल्यूशन कॉज कर रही है। ठीक है, मीथेन को जलाओगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जलेगी, बनेगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन को जलाओगे बेटा, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो वाटर बनेगा, जो कि हार्मफुल चीज़ नहीं है, इनफैक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है, प्योर वाटर मिल रहा है हमें ऐसे रिएक्शन से। ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन को जलाने पर
जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उससे जो फ्यूल सेल बनेगा उसे बोलेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन सेल ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और यही हमें पढ़ना है। तो ये काम कैसे करता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल उसे समझिए। तो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले मैं। इसमें क्या है, बेसिकली दो पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड, पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड जिनको आप पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कंटेनर में कंटेनर में दो इनलेट्स हैं दोनों तरफ। और एक आउटलेट है ऊपर की। ये जो है में एक एनोड होगी और एक कैथोड। एक तरफ जो इनलेट है वो हाइड्रोजन का इनलेट है, एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, H+ आयंस बनेंगे, तो ऑक्सीडेशन होता है आपको पता है एनोड पे, तो जिधर से हाइड्रोजन डालोगे उस तरफ आएगी N। ठीक है, ये ग्रेफाइट की बनी है, पोरस ग्रेफाइट एनोड, पोरस ग्रेफाइट। ऐसे ही पोरस ग्रेफाइट की कैथोड, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन जिस तरफ से आएगी उसका उस तरफ कैथोड। ठीक है, पोरस ग्रेफाइट ये भी पोरस ग्रेफाइट की एनोड, पोरस ग्रेफाइट की कैथोड। पोरस क्यों? क्योंकि जो गैस है इस इलेक्ट्रोड के आर पार करनी है, के आर पार करनी है गैसेस, तो पोरस यानी इसमें छोटे छोटे से होल्स होने चाहिए तभी ये आर पार हो पाएगी। ठीक है, तो ये बना दी उसके बाद, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट होगा, बीच में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा रॉड के, इलेक्ट्रोलाइट एक्वस NaOH होगा ज़्यादातर, OH यहाँ। ठीक है, एक्वस NaOH या एक्वस KOH इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन देखिए, यहाँ से आपका वाटर का आउटलेट हो, तो बेसिकली इसके अंदर वाटर बनेगा रिएक्शन के बाद, उसका आउटलेट ये है। ठीक है, यहाँ से वाटर बाहर नहीं। अब एनोड कैथोड के रिएक्शन दे। एनोड क्या होती है? एनोड नेगेटिवली चार्ज वाली रॉड नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली पॉजिटिव। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो H+ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस गई, और OH- कौन देगा? OH- देगा यहाँ से हमारा जो क्या कहते हैं वो है एक्वस NaOH, जो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दो ही H+ आयंस बनाए। ठीक है, अब वो दो H+ आयन यहाँ पे दो OH- ले लूंगा, दो OH- से कम H+ आयन क्या बन जाएंगे? और दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोबारा से बता रहा हूँ, दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन लूज, दो हाइड्रोजन आयन दो OH- कंबाइन होके क्या बना दिया? 2H2O बना दिया। ठीक है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? एट कैथोड देखोगे अगर आप, कैथोड पे जा रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होना है और क्या जा रहा है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब देखो, एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं रिएक्शन को, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन बनाता है इलेक्ट्रॉन गेन करके OH-, क्या बनाता है? OH-। अब यहाँ आप देखो, एक ऑक्सीजन एक OH- बनाता है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो कितने? दो OH- बनेंगे। अब अगर तुम चार्ज बैलेंस करो तो देखोगे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 4 नेगेटिव चार्ज है, और राइट साइड पे 2 नेगेटिव चार्ज है।
चार्ज बैलेंस करने के लिए OH माइनस ही ऐड किए जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस NaOH, बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पे -4 चार्ज है या -2, यहाँ पर 2 OH माइनस आप और ऐड कर दोगे चार्ज बैलेंस करने। चार्ज बैलेंस हो गया। फाइनली तुमको क्या बैलेंस करने हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के लिए कितना हुआ H2O, 2 H2O डालोगे। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ये रहा है 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन ये रहा है। अब इसको बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 OH माइनस लिखे हुए हैं ना, तो दोनों OH ही तो हैं, तो दोनों को एक साथ लिख दो। 2 OH माइनस प्लस 2 OH माइनस की जगह क्या लिख दो, 4 OH माइनस लिख दो। ठीक है। अब फाइनली जब आप दोनों इक्वेशन ऐड करने पे आओगे, जब फाइनली दोनों इक्वेशन ऐड करने पे आओगे तो आपको क्या कंडीशन मीट करनी होती है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। बट वो कैंसिल हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ देखो कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितने हैं 2। तो पूरी ऊपर वाली एनोड वाली इक्वेशन को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2H2, 2 OH माइनस की जगह बन जाएगा 4 OH माइनस, 2H2O की जगह बन जाएगा बेटा 4H2O। ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन की जगह बन जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नाउ इफ यू कैंसिल व्हाट इज बीइंग कैंसिल्ड, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है। 4H2O से 2H2O कैंसिल होगा तो बेसिकली यहाँ पर 2H2O बच जाएगा। ठीक है। 4 OH माइनस से पूरे पूरे 4 OH माइनस कैंसिल हो रहे हैं। फाइनली बच क्या रहा है, आप देखोगे आयन सारे कैंसिल हो गए, 2H2 बचा यहाँ पर, इस इक्वेशन में O2 बचा, और राइट साइड पे 2H2O। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। बेसिकली वाटर का फॉर्मेशन रिएक्शन एज अ रिएक्शन इक्वेशन निकल कर आया। तो इस रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, बेसिकली या कह लो हाइड्रोजन का कंबस्शन रिएक्शन हो रहा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही। 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन। जब 2 मॉलिक्यूल वाटर बनेंगे तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यानी 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी 2 मोल वाटर बनने, और 1 मोल वाटर बनने पर 2 मोल इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ऐसा क्वेश्चन जैसे अभी उसमें आया था लेड स्टोरेज बैटरी में, ऐसा इसमें भी आ सकता है कि जब 1 मोल पानी बनेगा तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, 2 मोल पानी बनने पर 4 मोल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं या एक्सचेंज होते हैं, तो 1 मोल वाटर बनने पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, यानी 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। 2 इंटू 96487 कूलम इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है। इस फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बेटा 70% एफिशिएंसी पे काम करता है ये फ्यूल सेल। 70% एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जितना फ्यूल मैं इसके अंदर डालूंगा उसमें से 70% फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वेस्टेज जो है इसके अंदर वो सिर्फ 30% एनर्जी का वेस्टेज होगा, 30% फ्यूल का वेस्टेज होगा। ठीक है। 70% ऑफ द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इसे बोलते हैं 70% एफिशिएंसी। इन कंपैरिजन टू थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी 40% होती है। थर्मल पावर प्लांट यानी जहाँ पे कोल जला के हीट से स्टीम बनाते हैं और टरबाइन रोटेट करते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाता है स्टेप बाय स्टेप करने में, क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो जितना फ्यूल जलाते हो उसका सिर्फ 70% ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी बता रहा हूँ, वो भी 40%, इससे ज़्यादा नहीं होता। 40%, सॉरी 70 मेरे मुँह से गलती से निकल गया। फ्यूल सेल में ऑन द अदर हैंड 70% ऑफ द एनर्जी of the fuel that is being combusted is converted into electrical energy। ठीक है। इसके यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो था इसका वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हुआ था। अपोलो स्पेस प्रोग्राम, जहां पर जो एस्ट्रोनॉट, अपोलो स्पेस प्रोग्राम क्या था, यूएस का जो पहला मून मिशन था बेसिकली, जहाँ मून पे गए थे साइंटिस्ट, अपोलो स्पेस प्रोग्राम उसे बोलते हैं। तो उसके अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो स्पेस आपका स्पेस एयरक्राफ्ट था, बेसिकली स्पेस क्राफ्ट था, उसके इंटरनल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चलाने के लिए इस फ्यूल सेल का यूज़ किया था। और फ्यूल सेल से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी से इक्विपमेंट चले थे, और जो उसमें वेस्ट वाटर था बेसिकली वो वेस्ट उनके फ्यूल सेल के लिए वेस्ट था, बट दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर दैट यू कैन प्रोड्यूस। कंप्लीटली प्योर वाटर है, इसे पी सकते हो आप, बस इसमें मिनरल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो दैट इज व्हाट दे डिड, इस पानी को उन्होंने मिनरल्स ऐड करके पीने के लिए यूज़ किया था एज अ वाटर सप्लाई। ठीक है। तो ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका यूज था। आजकल इसका यूज हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स में भी यूज किया, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स में भी इसका यूज आजकल हो रहा है। ठीक है। हालांकि ये कार्स उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है अभी इलेक्ट्रिकल कार्स जितनी,
लेकिन स्टिल हो सकता है इन फ्यूचर थोड़ा सा और इसमें टेक्निकल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल कार से ज़्यादा आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स दिखें। अभी भी कई एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो कार्स हैं बेसिकली बैटरी वाली कार्स जितनी भी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसकी जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी कंपैरेटिवली, क्योंकि पेट्रोल की तरह हाइड्रोजन फ्यूल फिल करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू चार्ज करना। चार्ज करने में कुछ नहीं तो आधा घंटा, तो कितनी भी फास्ट चार्जिंग हो जाए अभी फास्टेस्ट से फास्टेस्ट चार्जिंग में कार को फुल चार्ज करने में आधे से 1 घंटा लगता है। ऑन दी अदर हैंड पेट्रोल भरवाने में हमें हार्डली 30 सेकेंड से 1 मिनट से 2 मिनट मैक्स लगते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल फिल कराने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो ये फास्टर मेथड है, हो सकता है इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हों। खैर, तो ये थे बेसिकली हमारे सारे फ्यूल सेल्स, सारे के सारी बैटरीज। ठीक है, तो बैटरीज आई होप सबको क्लियर है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग द वीडियोज़, कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, कॉमेंट if you like it, and if you have any other queries, what videos do you want me to make, please comment down below. That is all, thank you for watching.